उड़ा गए दिमाग में। अच्छा, रुपया पैसा नहीं आया लेकिन हाँ एसएसटी आ गया। तो पहले तो आपको बता दें, जब हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो एक्चुअली हम बोल रहे होते हैं कि ये बैक्टीरिया एक्चुअली हमें कैसे अफेक्ट करते हैं। यानी जब हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, दैट मींस हाउ बैक्टीरिया अफेक्ट अस, हमको बैक्टीरिया कैसे अफेक्ट करते हैं। तो एक्चुअली बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया बेटा यूजफुल एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं और एज वेल एज हार्मफुल एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं। मतलब ये है कि बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सारे बैक्टीरिया हार्मफुल हैं या सारे बैक्टीरिया यूजफुल हैं। तो हम देख लेते कि कौन कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल होते हैं। तो जैसे एक बैक्टीरिया का नाम आप लोगों ने सुना है, लैब, सुना है नाम इसका, लैक्टोबैचिलस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैचिलस बैक्टीरिया। तो ये जो लैब बैक्टीरिया का ग्रुप है, इससे अगर आपको याद हो, इससे हम कर्ड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कर्ड बना लेते हैं। इसके अलावा जो हम चीज खाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया का यूज होता है। तो अगर हम देखें तो एक पहला यूज हो गया कि जो हम कर्ड खाते हैं उस कर्ड को फॉर्म करने में किसका यूज करते हैं? बैक्टीरिया का यूज करते हैं। अच्छा, कभी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली मिल्क को कर्ड में बनाने से फायदा क्या है? कि अगर हमने मिल्क को लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज करके कर्ड फॉर्म कर लिया तो कर्ड में क्या होता है? एक्चुअली कर्ड में विटामिन B12 बहुत ज्यादा होता है। तो एक्चुअली विटामिन B12 को बनाने के लिए या B12 के लिए हम क्या करते हैं? मिल्क से क्या फॉर्म करते हैं? कर्ड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? मिल्क से कर्ड फॉर्म करते हैं। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप ऑफ अदर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे चीज के फॉर्मेशन में, किसके फॉर्मेशन में? चीज के फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक साइंस होती है बायोटेक्नोलॉजी। क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी में बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें, ये होस्ट की तरह भी यूज किए जाते हैं, ये बैक्टर की तरह भी यूज किए जाते हैं और इनसे बहुत सारे हमें प्रोडक्ट भी मिलते हैं। इनसे बहुत सारे हमें प्रोडक्ट भी मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेजेस की, तो इससे हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट भी फॉर्म कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। एक प्लांट का नाम है बीटी कॉटन। क्या है? बीटी कॉटन। तो एक्चुअली बीटी क्या है? यहां पर बीटी एक बैक्टीरिया का नाम है, बैचिलस थ्यूरिजिएंसिस। क्या है? बैचिलस थ्यूरिजिएंसिस जो है वो बीटी की फुल फॉर्म है। और इस बीटी का यूज करके कॉटन पे लगने वाला जो निमेटोड होता है या जो कॉटन बॉल वॉर्म्स होते हैं, हम उससे प्लांट को क्या कर लेते हैं? प्रिवेंट कर लेते हैं। तो मतलब हमारे लिए मिल्क फॉर्म कर रहा है, हमारे लिए चीज फॉर्म कर रहा है, हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी में होस्ट और बैक्टर की तरह वर्क कर रहा है। बैक्टर का मतलब एक्चुअली हमें जो जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर करना होता है, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब हमें किसी होस्ट में ट्रांसफर करना होता है तो भी हम बैक्टीरिया का यूज करते हैं। और बहुत सारे केसेस में हम इनको एज अ होस्ट की तरह भी यूज करते हैं। मतलब अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हम वो बैक्टीरिया की बॉडी का यूज करके, मतलब उसकी सेल का यूज करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है। फिर हमने बताया पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना लेते हैं, जैसे बीटी कॉटन बनाया। बीटी कॉटन में बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस को हम यूज करते हैं और उस बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस का यूज करके हम कॉटन का ऐसा प्लांट बना लेते हैं जिस पर जो इंसेक्ट होते हैं उनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। इतनी बात समझ में आई बेटा? इसके अलावा यस अगर हम सर। बात करें, हाँ, इसके अलावा अगर हम बात करें, एक प्रोसेस होती है फाइबर रेटिंग। क्या होती है? फाइबर रेटिंग। फाइबर रेटिंग की अगर हम बात करें, जूट का नाम सुना है? जूट, जूट का नाम सुना है? यस सर। जूट का नाम सुना है ना? तो यार ये बताऊं, सजापुर में बहुत सारे मच्छर हो गए, हमें लग रहा है।
ये पैरों में अटैक करे पड़े। तो फाइबर रेटिंग जूट जानते हैं, एक बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम। क्या होता है? क्लॉस्ट्रीडियम। उस क्लॉस्ट्रीडियम का यूज करके क्या बनाया जाता है? जूट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जूट बनाया जाता है। तो जूट बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं उनको क्योर करने में भी इनका यूज, या हम ये बोले जो लीव्स होती हैं बहुत सारे प्लांट्स की, जैसे कि अगर हम बात करें टी लीफ है, कॉफी लीफ है, टी लीफ है, कॉफी लीफ है, टोबैको है, तो इनके जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उनके प्रोडक्ट को बनाने में किसका यूज किया जाता है? बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? सेलुलोज डाइजेशन कर लेते हैं। अगर हम सिंपली बोले, बाकी कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म सेलुलोज डाइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये सेलुलोज डाइजेशन में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे जो सेलुलोज डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी हम यहां पर लिख लें हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन, हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन। और अगर सेलुलोज डाइजेशन की बात करें तो एक बैक्टीरिया होता है र्यूमिनोकॉकस। कौन होता है? र्यूमिनोकॉकस। तो जो र्यूमिनोकॉकस होता है, उस र्यूमिनोकॉकस का यूज सेलुलोज डाइजेशन के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ये बॉक्स में भाई बंद करना है, ऐसे ही लिखो इसको, एक जीनस एक स्पीसीज है र्यूमिनोकॉकस। तो र्यूमिनोकॉकस का यूज क्या किया जाता है? सेलुलोज के डाइजेशन में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारी बॉडी के जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसमें भी एक बैक्टीरिया होता है ई कोलाई। तो हमारी बॉडी में जो ये ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, तो हमारी बॉडी में भी ये विटामिन B12 के फॉर्मेशन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। यानी जो विटामिन, ये 12 स्पेसिफिक ना लिखें, हम लिखते हैं विटामिन बी के फॉर्मेशन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, क्या होते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं। उन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी क्या होता है? बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स की बात करें, जैसे आपने बहुत सारे बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, आपने माइकोराइजा का नाम सुना है, ठीक है, आपने नाइट्रोसोमोनास का नाम सुना है, आपने नाइट्रोकॉकस का नाम सुना है। ये सारे के सारे क्या कर देते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मतलब ये एज अ बायो फर्टिलाइजर की तरह भी यूज होते हैं। तो अगर हम देखें तो यूजफुल एक्टिविटी तो फिर तो बहुत सारी हो गई बैक्टीरिया की। कि बैक्टीरिया मिल्क कर्ड फॉर्मेशन में, मतलब कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, चीज फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प किया जाता है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के फॉर्मेशन में हेल्प किया जाता है, फाइबर बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, टी, कॉफी और टोबैको यानी लीफ क्वेरिंग में इनका हेल्प किया जाता है, सेलुलोज डाइजेशन में इनका हेल्प यूज किया जाता है, हमारी बॉडी में ई कोलाई विटामिन बी का फॉर्मेशन करता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इनका यूज किया जाता है, और बायो फर्टिलाइजर्स की तरह बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। अब ये हो गई बैक्टीरिया की कौन सी बात बेटा? यूजफुल एक्टिविटीज हो गई। क्या हो गई? यूजफुल एक्टिविटी। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे कि कौन कौन सी बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटीज है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देता। सर एक बार ये टोबैको वाला और टी वाला पॉइंट रिपीट करिए। एक्चुअली एक प्रोसेस होती है क्योरिंग ऑफ लीव्स। क्या होता है? क्योरिंग ऑफ लीव। ये जो टी लीव्स होती हैं, इन टी लीव्स को, जो टी जो होती है मेनली टी लीव्स होती है, जैसे जो हमारी आती हैं, जो पूरी, जब उनको कॉफी बीन में मतलब जो जो चाय की पत्ती, जैसे लीफ है, जो आपके घर में चाय की पत्ती आती है तो वो दाने दानेदार होती है, तो उसको टी में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हम आपको बताएं क्योरिंग ऑफ लीव्स का मतलब क्या है। आपके घर में कौन सी चाय आती है? सर रेड लेबल। रेड लेबल आती है। प्रतिष्ठा के घर में कौन सी आती है? उनके घर में चाय नहीं आती। कौन सी चाय आती है प्रतिष्ठा, बताओ। तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही प्रतिष्ठा, खाली बस तुम हवा मार के चली जाती हो। कौन सी चाय आती है तुम्हारे घर में? सर वैरायटी। वैरायटी ऑफ चाय आ जाती, कोई भी आ जाती है। और धारा? धारा? सर रेड लेबल। रेड लेबल।
बहताज। देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ की टी आती हैं, अग्नि, टाटा टी, रेड लेबल, और कौन सी लेबल आती है, और कोई आती है, ताज, और कौन सी आती, सर और इतनी कोई चाय सी आती, इतनी आती हैं। चलो, बाग बकरी चाय, हमेशा रिश्ते बनाए। कभी सोचा कि इन चाय के ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ, हेलो, यस सर। देख रही वीडियो बेटा? यस सर। यस सर। कभी आपने सोचा कि अगर ये सारी की सारी, आप लोग क्या बोलते हो कि किससे मिलेंगी? एक टी प्लांट होगा, उस टी प्लांट की लीव्स होंगी, हाँ या ना, होंगे या नहीं? यस सर। तो अगर सारी की सारी चाय पत्ती टी लीफ से मिल रही हैं, तो फिर ये नौटंकी क्यों है? ये एक बाहताज, एक हमेशा रिश्ते बनाए, एक अग्नि, एक टाटा टी, इनके टेस्ट अलग अलग क्यों होते हैं? एक्चुअली इनके टेस्ट इसलिए अलग अलग होते हैं कि इनको बनाने के लिए किन बैक्टीरिया का यूज किया गया है, यह डिपेंड करता है। इनको बनाने के लिए किस बैक्टीरिया का यूज किया गया है, ये डिपेंड करता है। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया का जब इन लीफ को क्योर किया जाता है, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, इसीलिए उनका टेस्ट डिफरेंट टाइप का आता है। तो इसका मतलब आज एक बात समझ आइए कि जो आपके टी का फ्लेवर है वो बैक्टीरिया के कारण है, और इसको बोलते हैं क्योरिंग ऑफ लीव्स। ऐसी आप अगर कॉफी की बात करो तो आपने देखा होगा नेस्के कॉफी का, नेस्कैफे जो आती है उसकी कॉफी का अलग टेस्ट होता है। इसके अलावा एक ब्रू कॉफी आती है, उसका एक अलग टेस्ट होता है। हम लोग कॉफी कैफे डे में जो कॉफी पीते हैं उसका एक अलग टेस्ट होता है। और ये सब होता है बैक्टीरिया के कारण। ये सब होता है किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण। अगर आप लोगों को मालूम हो, एक कॉफी आती है, कूपेट होती है या पता नहीं कुछ ऐसे नाम होता है, वो कॉफी जानते हो कैसे बनाई जाती है? वो एक स्पेशल टाइप का फ्रूट होता है और एक स्पेशल टाइप की बिल्ली होती है। वो बिल्ली पहले उस फ्रूट को खाती है, फिर उस फ्रूट के जो सीड होते हैं उसको वो जो कैट है वो उसको इजेक्ट करती है, यानी जब पॉटी करती है तो उसकी बॉडी में वो जो बैक्टीरिया उस फ्रूट को, उस सीड को जो क्या करते हैं, क्योर करते हैं। फिर वाली कॉफी, उसका टेस्ट सबसे शानदार होता है, इस दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली वो कॉफी है। तो यहां पर ये जो आप चाय का टेस्ट देख रहे हो अलग अलग, वो उन क्योरिंग ऑफ लीफ बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया के कारण ही है। अभी भी नहीं आया समझ में खुशी? सर आ गया। पी है कॉफी वाली जो भी हम कॉफी बता रहे थे? नहीं सर, हम नेस्कैफे पीते हैं। अच्छा, सर्च मारिएगा, कोपेट होता है जने, पुपेट नाम होता है उसका। मालूम है लीफ को किसी को? कन्वर्ट कैसे करते हैं? लीफ नहीं, वो सीड होते हैं, फ्रूट होते हैं, जो कॉफी कॉफी बीन्स होते हैं। बैक्टीरिया में यूज कैसे किया जाता है? बैक्टीरिया यूज कैसे किया जाता है? जैसे बैक्टीरिया ऐसे यूज किया जाता है जैसे आप अपने जलेबी बनाने में ईस्ट का यूज करते हैं। जैसे दो, आपने देखा होगा शाहजहांपुर में जलेबी खाओ और आपने देखा होगा कभी कहीं और जलेबी खाओ, तो आपको मालूम हो कि यहाँ जो जलेबी मिलती है उनका टेस्ट बड़ा शानदार होता है। उसका रीजन मालूम क्या है? उसका रीजन ये है कि अपने यहाँ जो जलेबी मिलती है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ईस्ट मिलाया जाता है, और जो बाकी जगह मिलती है वहां विदाउट ईस्ट वाली मिलती है। भटूरा आप घर में बनाओ तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता, क्योंकि हम लोग उसमें ईस्ट नहीं मिलाते। बाहर आप भटूरा खाते हो तो उसमें भयंकर तरीके से ईस्ट मिला होता है, इसलिए वहां पर आपको एक अलग टेस्ट आता है। समझ में आया? आ गया। यस सर। तो ये हो गई धारा आपको यस सर। को। मुझे आज कौन कौन का, नौशीन गायब है और कौन गायब है? वैभवी गायब है। ये केमिस्ट्री आते हैं लोग क्यों? ये देखा नहीं। अच्छा, ये नोट कर लिया था? यस सर। सर आज आप नोट्स समझ भेज में- दीजिएगा सेकंड चैप्टर के।
सेकंड चैप्टर के नोट्स भेज दें? हाँ सर, मेरे अच्छा 25 ठीक। को पेपर है ना बायो का। कितने चैप्टर आ रहे हैं? सर स्टार्टिंग के 2। ये वाला आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं, कब है? सर 25 को। 25 को, चलो ठीक, उससे पहले हम करा देंगे फिर। चलिए आगे देखें बेटा। अच्छा, हार्मफुल एक्टिविटी आपको मालूम डिजीज कॉजिंग होते हैं? नहीं होते। जैसे स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, विब्रियो कॉलरी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। क्या कॉज करते हैं? फूड पॉइजनिंग। एक बैक्टीरिया होता है क्लॉस्ट्रीडियम। कौन होता है? क्लॉस्ट्रीडियम। ये फूड पॉइजनिंग भी कॉज करता है। कई बार होता है ना कि हम लोग रात में खाना खा के आते हैं और फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वो क्लॉस्ट्रीडियम के कारण होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस कॉज करते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं डिनाइट्रिफिकेशन करते हैं, तो ये इनकी क्या है बेटा? हार्मफुल एक्टिविटी है। ये इनकी क्या है? हार्मफुल एक्टिविटी है। तो ये हो गई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोनेरांस। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म एक कॉमन टॉपिक पढ़ ले। अगर एल्गी की बात करें, किसकी बात करें? एल्गी की बात करें। चलो अच्छा बाद में, अच्छा चलो ये बता ही दे रहे। पहले तो आपको बता दें, एल्गी का मतलब प्लांट नहीं होता। अब एक बात जान लीजिए आज, एल्गी का मतलब प्लांट नहीं होता। वो भी, ये तो अजीब बात पता चली। हम तो अभी तक पढ़ते आए थे, क्लास 9 तक हमें पढ़ाया गया ये एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। क्यों? यस सर। चलो, जैसे एक मेरी आदत जानते हैं आप लोग बेटा। अच्छा, हम आप लोगों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा आप लोगों को? अरे अभी बोल तो रहे हैं, बेटा बोल रहे हैं, बोल रहे हैं? यस यस नो? सर। यहां पर बेटा क्या जेंडर को डिटरमाइन कर रहा है क्या? नो सर। अगर हम देखें नॉर्मली, अगर हिंदी टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो बेटा का मतलब होता है लड़का, मतलब मेल। यस हाँ, है ना? सर। लेकिन अगर वाकई में बेटा का मतलब लड़का होता तो फिर हम आपको क्यों बोल रहे हैं? सही बात है ना? यस सर। यही तो बोलते हैं, हाँ बेटा बताओ क्या हुआ। तो अगर बेटा का मतलब, इसका मतलब कि ये मेल या फीमेल को डिटरमाइन नहीं कर रहा। बेटा एक ग्रुप है जिसको हम हर जगह यूज कर लेते हैं, हाँ है ना? ऐसी Yes, sir. एल्गी एक कॉमन टर्म है। जैसे अगर आप देखो तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो ये कौन होते हैं? मोनेरा होते हैं। कौन होते हैं? मोनेरा होते हैं। इसके अलावा अभी हम प्रोटिस्टा पढ़ाएंगे तो हम आपको गोल्डन ब्राउन एल्गी पढ़ाएंगे या गोल्डन एल्गी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? गोल्डन एल्गी। ये गोल्डन एल्गी आप पढ़ोगे प्रोटिस्टा में, तो ये प्रोटिस्टा होगी। और फिर अभी आप एल्गी पढ़ोगे, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ये हम आपको कहां पढ़ाएंगे? किंगडम प्लेंटी में, तो ये प्लांट हो गए। तो इसका मतलब कि एल्गी जो है वो एक कॉमन टर्म है जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्रेस करने में क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। तो एक्चुअली एल्गी का मतलब क्या है? तो एक्चुअली जब भी कभी एल्गी की बात आए, किसकी बात आए? एल्गी की, तो आपके दिमाग में एक बात आए, एक्वेटिक होंगी। कौन होंगी? एक्वेटिक। मतलब अब चाहे मोनेरा वाली ब्लू ग्रीन एल्गी हो, चाहे प्रोटिस्टा वाली गोल्डन एल्गी हो, या प्लेंटी वाली ग्रीन एल्गी हो, अगर एल्गी टर्म है तो वो एक्वेटिक है। समझ में आया? यस सर। यानी कभी दुनिया जहां की कोई भी एल्गी आपसे पूछी जाए, मान लो आपसे एक नाम दे दिया जाए, ऊरोगोनियम इज अ एल्गी सपोज, या कारा इज अ एल्गी, इनका हैबिटेट बताइए। अब आप सोच रहे कि यार कारा एल्गी हमें तो मालूम नहीं। अरे वो कह रहा ना एल्गी है, और अगर एल्गी है तो कहां मिलेगी? वाटर में। और अगर वाटर में मिलेगी तो मतलब कौन है? एक्वेटिक है। कौन है?
एक्वाटिक है, हाँ है ना? यस सर। यस सर। दूसरी सबसे खास बात, ये ध्यान से सुनिएगा, और अगर एल्गी हैं तो मतलब 100% ऑटोट्रॉपिक है। सोचने ही नहीं, बोले एल्गी ऑटोट्रॉपिक, मतलब अगर पूछे कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी मोडरांस ये ऑटोट्रॉप होंगे या नहीं होंगे, अरे इसमें डाउट ही नहीं है, क्योंकि एल्गी लगा है मतलब ऑटोट्रॉप है। और जैसे ही हमने ऑटोट्रॉप बोला तो कुछ हो ना हो क्लोरोफिल तो होगा ही होगा। अगर हम मोनेरा की बात करें तो क्लोरोफिल होगा। क्या होगा बेटा इनके पास? क्लोरोफिल होगा। तो अगर हम देखें तो एल्गी के नाम से क्या क्या कंफर्म हुआ? कंफर्म हुआ कि एक्वेटिक है, कंफर्म हुआ कि क्लोरोफिल है, ठीक है, कंफर्म हुआ कि ऑटोट्रॉप है, और क्या कंफर्म हुआ? गरीब लोग हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गरीब लोग हैं? एक्चुअली इनके जो सेक्स ऑर्गन होंगे बेटा, कौन होंगे? सेक्स ऑर्गन। जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। कैसे होंगे बेटा? यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन होंगे और नॉन जैकेटेड होंगे। क्या होंगे? नॉन जैकेटेड। नॉन जैकेटेड का मतलब क्या है? नॉन जैकेटेड का मतलब है कि ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी, कोई कवरिंग नहीं होगी। तो सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर होंगे, नॉन जैकेटेड होंगे, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? जल्दी बताओ बेटा। यस सर। ठीक, आ रहा समझ में या हम ऐसे ही बोल रहे हैं? सर, आ आज एक खास बात और सुन लीजिए। अब क्लोरोफिल नंबर ऑफ टाइम, मतलब नंबर ऑफ टाइप्स का होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। एक क्लोरोफिल याद रखिए वो सबके पास होता है। क्लोरोफिल ए हर एल्गी के पास होता है, चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गी हो, चाहे वो गोल्डन एल्गी हो, चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, सबके पास, सबके पास क्लोरोफिल ए होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल ए होगा। कितने लोग समझ में आए बेटा? सर आ गया। तो एल्गी, अगर आपसे कभी कोई पूछे कि एल्गी का मतलब प्लांट, जैसे कोई बोले कि प्लांटी में एल्गी, बोलो वो एल्गी एक कॉमन टर्म है। जैसे छुटकी या बेटा, अगर बेटा हम खुशी को बोल रहे हैं तो क्या खुशी, बेटा का मतलब खुशी है? बेटा हम प्रतिष्ठा को भी बोल रहे हैं, क्या बेटा का मतलब प्रतिष्ठा है? बेटा इज अ कॉमन टर्म। कितने लोग समझ में आ गया? सर आ गया। आ गया। आगे बढ़े बेटा। यस सर। चलिए, क्या टाइम हुआ खुशी? सर 5:40। अरे तब तो आज अच्छा खासा खत्म हो जाएगा, ये तो 20 मिनट है मेरे पास। अच्छा, तुम लोग सोचते होगे कि यहाँ 11th में आके चीजें नई नई पता चलती हैं, मजा आता नहीं आता? यस सर। अच्छा, जो लोग कहते हैं बायोलॉजी हम अपने आप पढ़ लेंगे, आपको लगता है कि अपने आप पढ़ने वाली बायोलॉजी? सही बता ना। नो सर। सर नहीं, कुछ पढ़ी जा चीजें खुद सकती है, से इसमें पढ़ नो सकते डाउट। हैं, लेकिन कुछ आपसे पूछ हाँ लेंगे। हाँ, हम वही बता रहे हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करें कि नहीं पढ़ सकते, लेकिन कहने का मतलब है कि जैसे जो लोग कह देते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो आपको लगता है कि ऐसा है? नहीं सर, ऐसा बहुत कुछ है। जैसे वो लोग बुराई कर देते ना, मेरा कहने का मतलब ये है, मैथ ज्यादा कठिन होती है, बायो में कुछ नहीं है। आधे लोग कहते मुंह से नाम नहीं निकलेंगे तुम्हारे, तो कोई कहे तो उनसे पूछ लो स्पेलिंग बताओ क्रासोफाइटा की। चलो देखो, अब हम जरा मोनरा के आगे निकले तो उनकी बात कर लें जिनकी बात आर एस बिटेकर भाई साहब ने नहीं करी थी। तो हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं माइकोप्लाज्मा। क्या पढ़ लेते हैं? माइकोप्लाज्मा। फिर हम लोग पढ़ लेंगे वायरस। तो सबसे पहले चलिए हम पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा।
स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें एक लोचा है, इसमें एक लोचा है। जब नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, तब माइकोप्लाज्मा आंसर ही नहीं होता, तब आंसर दे देते हैं सर हम क्यों? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया है एक्चुअल में। और जब हम बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, तब आंसर होता है एक्चुअल में माइकोप्लाज्मा। ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सेल वॉल नहीं होता, और सबसे स्मॉलेस्ट में फिर वो बैक्टीरिया भी आते हैं जिनके पास सेल वॉल होता है। तो जब कभी भी आए कि विदाउट सेल वाले स्मॉलेस्ट कौन से हैं, तो आंसर होगा माइकोप्लाज्मा। और नॉर्मली पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन है, तो वो बैक्टीरिया होगा। ठीक है, सर तो कोई दिक्कत माइकोप्लाज्मा बेटा? जो बैक्टीरिया से बड़े होते हैं? नहीं बेटा, ये एक्चुअली बेटा इनके बारे में कंफ्यूजन है। इनके बारे में क्या है? कंफ्यूजन है। इनकी जो पूरी वर्किंग है उसमें, इसीलिए ऐसा बोल देते हैं। इनके स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअली जो है वो बैक्टीरिया के कंपैरिजन में कहीं कहीं पर बड़े मिलते हैं, इसलिए हम इनको बोल देते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है विदाउट सेल वॉल स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यस सर। तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है विदाउट सेल वॉल वाले। इसका एक एग्जाम्पल आपने सुना होगा जो पढ़ते आते हो, पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये पूछ लिया जाता है कई बार कि पीपीएलओ को आप क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए। तो पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा? कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। सबसे खास, अच्छा, सबसे खास बात क्या है? मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक, मोस्ट ऑफ क्या है? पैथोजेनिक है। मोस्ट ऑफ कौन है बेटा? पैथोजेनिक। और जब हम बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक है, जब हम बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक है, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या करेंगे? पैथोजेनिक का मतलब होता है कि सारे के सारे क्या कॉज करेंगे? डिजीज कॉज करेंगे। क्या कॉज करेंगे? डिजीज कॉज करेंगे। तो सारे के सारे डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, एक सेकंड बेटा, पढ़ा रहे।
देखिए, ये बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए ढूंढ रहे थे। माइकोप्लाज्मा जो है आर द स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोट्स विदाउट अ सेल वॉल, और ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको पहली बार डिस्कवर किया था पॉस्टियर ने। किसने डिस्कवर किया था? पॉस्टियर ने। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। पॉस्टियर ने डिस्कवर किया था 1843। और ये एक्चुअली बाय एन एक्सीडेंट डिस्कवर। एक्चुअली जो पॉस्टियर थे ये स्टडिंग कर रहे थे, एक पॉजिटिव एजेंट था प्लूरोनिमोनिया जो कैटल में था। तो कैटल में जब ये उस प्लूरोनिमोनिया को स्टडी कर रहे थे, पॉजिटिव एजेंट इन कैटल, तो इनको वहां पर ये माइकोप्लाज्मा मिल गए। तो ये जो नाम आप पढ़ते हो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये कई बार आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है कि एक्चुअली ये प्लूरोनिमोनिया टर्म आया कहां से। तो याद रखिएगा, पॉस्टियर जो कैटल में प्लूरोनिमोनिया जो था उसको क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे। उस टाइम पर उनको बाय एन एक्सीडेंट ये दिख गया और उन्होंने इसलिए इसको क्या बोल दिया? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि प्लूरो मतलब होता है ऐसी जो अपनी मार्फोलॉजी कई बार बदल लेते हैं। तो इसलिए इस पीपीएलओ के बेसिस पर इनको एक बात और बोलते हैं, और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जोकर्स ऑफ द किंगडम। क्या बोलते हैं? जोकर्स ऑफ द किंगडम। जोकर का मतलब हर बार जो अपनी पहचान को क्या करे? बदल ले। ठीक है, तो ये अपनी पहचान क्या कर लेते हैं? बदल लेते हैं। तो इनको प्लियोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा की एक खास बात और सुन लीजिए कि माइकोप्लाज्मा के पास लगभग 4% डीएनए होता है और 8% आरएनए होता है। इसके अलावा दे आर इनसेंसिटिव टू एंजाइम्स एंड पेनिसिलिन बट आर किल्ड बाय टेट्रासाइक्लिन्स, बट आर किल्ड बाय टेट्रासाइक्लिन। अब एक खास बात देख लीजिए, अभी हम आपको बैक्टीरिया की एक इंपॉर्टेंस पढ़ा रहे थे। तो कई बार बैक्टीरिया का यूज हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस को क्योर करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे ये जो माइकोप्लाज्मा है बेटा, ये इन पर पेनिसिलिन का कोई असर होता नहीं। तो अब पेनिसिलिन का असर नहीं हो रहा तो मतलब एंटीबायोटिक का असर होना नहीं, तो इनको मारेंगे कैसे? तो एक एंजाइम होता है, एक एंटीबायोटिक होती है टेट्रासाइक्लिन, उसका यूज किया जाता है। और टेट्रासाइक्लिन किसके पास मिलती है? बैक्टीरिया के पास मिलती है। खैर ये बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस याद आ गई तो वो हमने बता दिया। तो माइकोप्लाज्मा को पॉस्टियर ने डिस्कवर किया, बाय एन एक्सीडेंट डिस्कवर किया। कैटल में प्लूरोनिमोनिया को डिस्कवर कर रहे थे, मतलब स्टडी कर रहे थे, उस टाइम पर मिला, इसलिए इसका नाम पीपीएलओ रखा। पीपीएलओ रखने का भी रीजन क्योंकि अपने जो शेप है, अपनी जो उनकी मॉर्फिज्म है, मॉर्फोलॉजी है, उसको कई बार चेंज कर लेते हैं। तो ये छोटा सा माइकोप्लाज्मा जरूर है, लेकिन आप मान के चलिए कि आपको नीट में लगभग एक क्वेश्चन इससे मिल जाएगा और इतने से में से मिलेगा। और स्कूलों में भी इस माइकोप्लाज्मा को कई बार पूछ लिया जाता है एकेडमिक्स में। ठीक है, कितने लोग समझ में आया बेटा? सर हाँ बेटा, इसमें 4% डीएनए होता है, 1% आरएनए होता है ना? 4% डीएनए होता है और 8% आरएनए होता है। ओके ओके सर। 8% आरएनए होता है। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की जो माइकोप्लाज्मा होता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट में कितना परसेंट डीएनए होता है। तो अप्रोक्स 4% डीएनए होता है और अप्रोक्स 8% क्या होता है? आरएनए होता है। ओहो ओहो, रियलमी आवाज आ रही? यस सर। अच्छा, रियलमी नाम ले रहे हो, जल्दी आ गई। धारा यस सर। आ रहा समझ में बेटिया? यस सर। तुम लोग समझ में नहीं आ रहा? आज का ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग बोर हो रहे हो मेरी क्लास में? ऐसा है क्या? नो नो सर। सर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग वायरस।
जिसने बहुत दुखी कर रखा है। चलिए, पहला एक नॉर्मल बात बताते हैं, और अगर आप लोगों में से आंसर नहीं दिया तो अभी आप समझोगे ना। ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। क्या मतलब होता है इस बात का? जल्दी बताओ। बताओ। जल्दी बताओ। टोटल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट। अच्छा, उस दिन हमने कल बैक्टीरिया बताए थे न्यूट्रिशन जब पढ़ाया था। ऑब्लिगेट, वो एरोब्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स। बताओ। सर मतलब ऑब्लिगेट मतलब उस पर डिपेंडेंट ही है, मतलब उसके अलावा वो कुछ लेंगे ही नहीं। सही बोल रहे हो। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है कि कंप्लीटली पैरासाइट ही हैं, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मतलब अगर इनको रिप्रोड्यूस करना है, इनको क्या करना है? रिप्रोड्यूस करना है। इनको अगर मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो ये सिर्फ कहां कर सकते हैं? सिर्फ होस्ट की बॉडी में। मतलब अगर आपके पास एक बैक्टीरिया है और एक बैक्टीरिया बाहर बैठा हुआ है आपकी टेबल पर। आजकल एक कहावत नहीं कही जा रही है, हम घर के अंदर तो कोरोना बाहर। क्या मतलब इस बात का? कि जब तक वायरस को कोई होस्ट नहीं मिलेगा तब तक वायरस जो है इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, इज नॉट एबल टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी। वो ना तो कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, वो ना रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इसीलिए वायरस को क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं। दूसरा, दे आर ए सेलुलर। कैसे होते हैं ये? ए सेलुलर होते हैं। तो ए सेलुलर होते इसलिए बोला जाता है कि जो लाइफ की ओरिजिन हुई है वो ऐसे ही हुई। एक्चुअली अगर हम बात करें वायरस की, तो वायरस का कंपोजिशन क्या है? वायरस का कंपोजिशन जो है उसमें टू थिंग्स है। एक तो है प्रोटीन और दूसरा है न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड। यानी जो बैक्टीरिया, वो जो वायरस होते हैं उनके पास कितनी थिंग्स होती है? टू थिंग्स होती हैं। कितनी थिंग्स होती हैं? टू थिंग्स होती हैं। उनके पास क्या होता है? एक तो प्रोटीन होता है, दूसरा न्यूक्लिक एसिड होता है। और न्यूक्लिक एसिड का मतलब है डीएनए या आरएनए। और प्रोटीन कौन सा होगा? याद रखिएगा, कैप्सिड प्रोटीन होता है। ये हमेशा यही होगा। अगर कभी भी आए कि वायरस के पास प्रोटीन कौन सा है, तो वायरस के पास कैप्सिड प्रोटीन होगा। कौन सा प्रोटीन होगा? कैप्सिड प्रोटीन होगा। इसमें बिल्कुल भी सोचने जैसा नहीं है। और एक बात यहीं पर हम बता दे रहे हैं, कैप्सिड का यूनिट क्या होता है? कैप्सोमियर होता है। कैसा होता है? कैप्सोमियर। कैप्सोमियर का मतलब होता है, जैसे मान लो ये है, ये इस तरीके से प्रोटीन है, इस तरीके से ये प्रोटीन है, तो ये जो पूरा है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये कैप्सिड है। ये क्या है? कैप्सिड है। और इसमें से एक हम निकाल लेंगे तो ये एक कैप्सोमियर है। एक क्या है? कैप्सोमियर। यानी कैप्सिड इज मेड अप ऑफ द मेनी स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। इनको क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर बोलते हैं। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरी अगर हम बात करें तो इनकी जो प्रोटीन होती है वो दो फॉर्म में होती है। या तो वो प्रोटीन हेलिकली अरेंज होगी। कैसे अरेंज होगी? हेलिकल फॉर्म में अरेंज होगी। या हम ये भी बोल सकते हैं रॉड लाइक होगी। कैसी होगी? रॉड लाइक होगी। जैसे अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी है तो आपने एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना होगा इस तरीके से, रॉड लाइक टीएमबी का, टोबैको मोज़ेक वायरस का। तो या तो ये टोबैको मोज़ेक वायरस या हेलिकल होंगे। और एक्चुअली अंदर से होलो होते हैं। कैसे होते हैं? अंदर से होलो होते हैं। दूसरा, या तो जो प्रोटीन है वो हेलिकल शेप होगी,
या कैसी होगी, या जो होगी वो कैसी होगी, पॉलीहेड्रल होगी। कैसी होगी, पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल जैसे कि आपके बेंजीन रिंग में बहुत सारे क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, इस तरीके से ये पॉलीहेड्रल होगी। क्या होगी, पॉलीहेड्रल होगी। इस तरीके का स्ट्रक्चर ऑक्युपाई करेगी। तो प्रोटीन के दो ही शेप हो सकते हैं, या तो पॉलीहेड्रल होगी या हेलिकल होगी, इसके अलावा कोई दूसरी फॉर्म नहीं होती। कि कौन चला गया, धारा? हाँ सर, धारा गई है। कितनों को समझ में आ रहा है ये बताओ पहले। अच्छा, सर आ गया। आ रहा है ना? तो जो प्रोटीन है वो कैप्सिड होगा, उसका यूनिट कैप्सोमियर है, और जो कैप्सिड अरेंज होगा या तो हेलिकल फॉर्म में होगा या पॉलीहेड्रल फॉर्म में होगा। दूसरी बात, ऐसी डीएनए या आरएनए की बात करें तो वायरस के पास दोनों नहीं होते, हमारे पास दोनों है। हमारी सेल में डीएनए भी है और हमारी सेल में आरएनए भी है। वायरस के पास ऐसा नहीं है। वायरस के पास डीएनए है या आरएनए है, वायरस के पास डीएनए है या आरएनए है। तो अब अगर डीएनए है, क्या है, डीएनए है, तो ऐसे वायरस को बोलते हैं डीऑक्सी वायरा। क्या बोलते हैं, डीऑक्सी वायरा। और अगर वायरस के पास आरएनए है तो इसको क्या बोलते हैं, राइबोवायरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोवायरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोवायरा। इतनी बात समझ आई बेटा? कोई दिक्कत बेटा? अब खास बात सुनिए, जिनके पास आरएनए होता है उनको हम रेट्रोवायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। और जिनके पास डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, उनको क्या बोलते हैं, राइनोवायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइनोवायरस। यानी वायरस कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए, एक रेट्रोवायरस और एक राइनोवायरस। राइनोवायरस का मतलब ऐसे वायरस जिनके पास डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, और ऐसे वायरस जिनके पास आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, वो कौन है, वो रेट्रोवायरस है। कौन है, रेट्रोवायरस है। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, रेट्रोवायरस का मतलब होता है ऐसे वायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बना सकता है। क्या बना सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बना सकता है, वो रेट्रोवायरस होता है। कोरोना वायरस इज अ रेट्रोवायरस। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बना रहा है, और इसके पास आरएनए, इसके पास एज अ जेनेटिक मटेरियल है। अगर इसके पास डीएनए होता तो आपको मालूम कब तक का हम इसको मार चुके होते। जब भी रेट्रोवायरस डेंजरस होते हैं, तो जो रेट्रोवायरसेस हैं जब वो डेंजरस होते हैं तो उनको मारना आसान नहीं होता। एक एग्जांपल बताएं हम आपको, एड्स का वायरस, एचआईवी वायरस, देखिए भयंकर है, अभी तक उसकी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं बन पाई। तो जितने भी इस तरीके के रेट्रोवायरसेस होते हैं, ये बड़े नालायक वायरस होते हैं, बड़े दुष्ट वायरस होते हैं, बख्शते नहीं किसी को ये। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। समझ में आया? रिवर्स Yes, sir. ट्रांसक्रिप्शन से ये वो डीएनए क्यों बना रहा है, रेट्रोवायरस? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए क्यों बना रहे हैं? देखो, बड़ी एक सिंपल सी बात बताएं बेटा। देखो, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो हर चाहता है कि उनका नंबर इस नेचर में एग्जिस्ट करता रहे, और आरएनए की औकात नहीं है कि वो डुप्लीकेशन कर पाए। नहीं समझ में आया बेटा? आज सुन लो कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना क्यों पड़ता है वायरस को। एक्चुअली आप लोग भी समझ लीजिए, क्योंकि इनको तो चलिए मालूम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बनाने की मजबूरी क्या पड़ी, पहले तो एक खास बात सुन लीजिए। एक्चुअली एक प्रोसेस होती है सेंट्रल डॉगमा, ये आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन आप बता दे रहे तो आपको समझ में आ जाएगी। हमारी बॉडी में डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन से, फिर डीएनए से आरएनए बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ये होता है। अब डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए तो डुप्लीकेट कर सकता है, रेप्लिकेशन कर सकता है, लेकिन आरएनए जो है वो डुप्लीकेट नहीं कर सकता बेटा। मतलब आरएनए चाहे कि लो हम अपने नंबर को डबल कर लें तो डबल नहीं कर सकता। अब वायरस एक पहुंचा जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उसने कहा कि हमें और वायरस बनाने हैं, तो आरएनए की औकात तो है नहीं कि वो डबल कर ले अपने आप को। तो इन लोगों ने तरीका ढूंढ निकाला। वो तरीका क्या निकाला? इन लोगों ने, भाई साहब ने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर दिया। यानी इन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए से क्या बना लिया? डीएनए। अब डीएनए डुप्लीकेट भी करेगा। अब डीएनए डुप्लीकेट करके बहुत सारे वायरस बना लिए।
अब उन वायरस ने ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाया, मतलब फिर से वायरस बना लिया। अब इनका वायरस फिर से डीएनए बनाएगा और अपने नंबर को क्या करते जाएंगे, ये बढ़ाते जाएंगे, इसलिए ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने लगे। अगर आपको मालूम कल को कोरोना वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना छोड़ दे, किसी तरीके से उसमें ये वाला प्रोसेस बंद हो जाए, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। अभी आपको मालूम है एक दवा आई थी, सर्वाइव नहीं करेगा। अभी आपको मालूम है एक दवा आई थी, डी ग्लूकोज आया था, D20 करके जैसे कुछ आई थी, ये इसने बनाई थी अपने लोगों की, जो हमारे जो आर्मी के जो है उनको बनाई थी। वो क्या कर रही थी, वो यही कर रही थी, वो नकली ग्लूकोज दे रही थी सेल को, उन सेल को जिसमें ये वायरस था, उन सेल को पहचान के उनको नकली ग्लूकोज दे रही थी। तो उससे वो कह रहा था कि वो वाली सेल उस नकली ग्लूकोज को ले रही थी, उन्हें लग रहा था कि ये ग्लूकोज है, और जब वो इसे इकट्ठा कर लेती थी, लेकिन वो उसके पास ग्लूकोज होते नहीं था, तो ये सेल मर जाती थी, उसमें बनने वाला जो वायरस होता था वो भी मर जा रहा था। तो ऐसे वो वर्किंग की जा रही थी। खैर, ये समझ में आ गया आप लोगों को इतना? अभी वायरस खत्म नहीं हो, कल हम लोग आगे वायरस के बारे में पढ़ेंगे, और उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि कल शायद आपका ये रेट्रोवायरस होस्ट की बॉडी में ही तो डिवाइड करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कोई भी वायरस हो, कोई भी वायरस हो, चाहिए उसे होस्ट ही, क्योंकि ऑब्लिगेट पैरासाइट है। विदाउट वायरस के तो कुछ कर ही नहीं सकता वो, विदाउट किसी बॉडी के तो कुछ कर ही नहीं सकता, होस्ट तो चाहिए ही। समझ में आया? आगे चले बेटा? अरे हम कह चलें, कल मिलें? यस सर। ओके सर, चलो ठीक है, बाय बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। बेटा, ओके बेटा।